बचपन में मम्मी पापा की मृत्यु के बाद से ही गौरव अपने दादा दादी के साथ रहता है और वही दोनों उसकी पूरी दुनिया होते हैं। उनके सारे सपने पूरे करते हुए जॉब लगते ही गौरव मीनू से शादी कर लेता है। मीनू, मेरा ख्याल रखो ना रखो, पर प्लीज मेरे दादा दादी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अब वो मेरा भी परिवार है। इसके साथ वो दोनों मिलकर घर और चारों मिलकर एक दूसरे की खुशियां संभालने लगते हैं। देखते ही देखते महीने बीत जाते हैं और फरवरी शुरू हो जाता है, जिसके आते ही सोशल मीडिया पर वैलेंटाइन की बातें शुरू हो जाती है। और इसको देखकर दादी गौरव और मीनू को वैलेंटाइन पर घूमने जाने के लिए कहती हैं। अरे हो गौरव, तू मीनू को लेकर कहीं घूमने क्यों नहीं जाता? अरे नहीं दादी, हमें कहीं नहीं जाना। अरे पगला गया है क्या? यही उम्र है घूमने की। वैलेंटाइन आ रहा है, जाओ दोनों कहीं छुट्टी मना कर आओ। दादी की बात पर दोनों पति पत्नी हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं। दादी, आपको वैलेंटाइन के बारे में कैसे पता? मुझे क्या पागल समझा है? अरे मैंने सोशल मीडिया पर सब देखा है। ये प्यार करने वालों का दिन होता है ना। दादी, तुम्हें इंटरनेट सिखाना हमें ही परेशान करेगा, सोचा नहीं था। अरे तो वो गलत क्या बोल रही है? हमेशा तुम दोनों हमारे पास रहकर सेवा में लगे रहते हो। ना शादी के बाद कहीं घूमने गए और ना ही अब जाने के लिए तैयार हो। अरे अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे दादा ने पहली बार कोई अक्लमंदी की बात की है, उसे तो मान लो बच्चों। दादी, आप क्यों बेचारे दादू की टांग खिंचाई करती रहती हो? अरे वो हमारा मैटर है, तुम ये बताओ जा रहे हो या नहीं? दादी, हमें आपके साथ रहने में ही खुशी मिलती है। अरे तो हम कौन सा छोड़कर जाने के लिए बोल रहे हैं? बस घूमने जाओ और वापस आओ बच्चों। इस पर हंसकर दादा की बात टालते हुए मीनू और गौरव वहां से चले जाते हैं। लेकिन दादी अगली सुबह एक बार फिर दोनों को टोकती है। अरे क्यों रे चंपू, कहाँ घूमने जाएगा, कुछ सोचा क्या? दादी, वैलेंटाइन दूर है। ऐसा बोलकर गौरव घर से बाहर और मीनू रसोई में चली जाती है। ये बात बता कर गया है या तुम्हें धमका कर? तुम भी ना ज्यादा मजे मत लो और चुपचाप मेरे सिर में तेल लगाओ। जी मोहतरमा, जब से शादी हुई है चुप ही तो हूँ। दादा दादी की ये प्यार भरी नोकझोंक सुन के रसोई के दरवाजे पर खड़ी मीनू हंसने लगती है, जिसे देख दादा दादी भी हंसने लगते हैं। वैसे आप दोनों ने मुझे कभी अपनी लव स्टोरी नहीं सुनाई। अब क्या बताए बेटा, जिस दिन तुम्हारी दादी से मिले बस उसी दिन से हमारा तेल निकल गया। देखो, वही तो इनके सिर में लगा रहा हूँ। वैसे आप वो भी ठीक से नहीं लगा रहे। अरे इनका तो काम ही है काम चोरी करना। शैतान, दादा दादी के बीच पंगा कराती है। सॉरी, पर क्या करूं, आप दोनों हो ही इतने क्यूट और ऐसी प्यार भरी नोकझोंक करते हुए ज्यादा क्यूट लगते हो। सब हंसने लगते हैं और इस उम्र में भी दादा दादी का ऐसा प्यार देख मीनू मंत्रमुग्ध हो जाती है। दादू दादी, इतना प्यार तो मैंने अपने घर के लोगों में भी कभी नहीं देखा जो इस पूरे घर में है। इसी पर मीनू के दिमाग में आइडिया आता है और शाम को गौरव के घर वापस आती ही वो उससे बात करती है, जिस पर दोनों बहुत खुश होते हैं। और इसी तरह देखते देखते वैलेंटाइन वीक भी शुरू हो जाता है, जिसे वो सब मिलकर कभी फूलों तो कभी चॉकलेट के साथ बहुत खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। और इसी तरह वैलेंटाइंस डे भी आ जाता है। अरे अब तो वैलेंटाइन भी आ गया, बता दो कहीं जा भी रहे हो या नहीं? जाएंगे, लेकिन हम नहीं। हैं? फिर कौन जा रहा है? आप दोनों। हम? हम क्यों?
अरे तुम दोनों पगला गए हो क्या? इस उम्र में बूढ़ा बूढ़ी को घूमने भेजोगे? हाँ, लाइफ में पहली बार तुम्हारे दादाजी ने कुछ सही बात बोली है। अरे तुम दोनों की उम्र है, जाओ घूम कर आओ। हम बूढ़ों के पीछे क्यों पड़ गए हो? दादी, मैंने बचपन से आप दोनों को सिर्फ काम करते हुए देखा है। कभी मेरा स्कूल, कभी कॉलेज, तो कभी जॉब या शादी। आप दोनों की पूरी दुनिया मेरे इर्द गिर्द ही रह गई है। और जैसे आपकी कहानियां सुनी है, आप लोग ऐसे नहीं थे। बस मम्मी पापा के जाने की वजह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐसे बन गए। इसीलिए ये वैलेंटाइन आप दोनों अपने उन्हीं प्यार भरे पुराने दिनों को याद करते हुए अपने उस प्यारे से बनाए घर में बिताएंगे, जिसे आप सालों पहले गौरव की बेहतरी के लिए शहर शिफ्ट करते हुए गांव में पीछे छोड़ आए थे। बच्चों की बात और विचार सुन दादा दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आजकल के समय में जहाँ बच्चे दादा दादी को बोझ या बूढ़े हैं कुछ भी बोलते हैं समझकर पीछे छोड़ देते हैं। तुम दोनों ने हमारे लिए इतना सोचा, वही बहुत बड़ी बात है। ऐसे बच्चे हमें मिले, हमारे लिए दुनिया में इससे बड़ा सुख नहीं। और तुमने मुझे ये भी बता दिया कि सोशल मीडिया सब कुछ सही नहीं बताता। देखना, उसने मुझे बस यही इंफॉर्मेशन दी कि वैलेंटाइन कपल्स के लिए होता है, पर आज तुम दोनों ने मुझे समझाया कि ये प्यार भरा दिन हम हर उस इंसान के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं जिसे हम प्यार करते हैं या जो हमसे प्यार करता है। इसलिए अब से हम सब अपना ये वैलेंटाइन और आने वाले सारे वैलेंटाइन गांव जाकर पुरानी मीठी यादों को जीते हुए उनके साथ अपनी नई कहानियों को जोड़ते हुए मनाएंगे। सास का कायाकल्प। राधा को अपनी सास से बहुत प्यार था। मम्मी जी, आपकी साड़ी कितनी प्यारी लग रही है। काश मैं भी आपके जैसी साड़ी पहन पाती। अरे बेटा, हमारे जमाने में तो साड़ी ही चलती थी। तू क्या करेगी साड़ी पहनकर? दिन भर भागा दौड़ी करती है, साड़ी कंफर्टेबल नहीं फील कराएगी। तू तो ऐसे ही जचती है बेटा। राधा सास को लेकर घूमने जाती, सैर करती और उनसे खूब बातें किया करती थी। एक दिन, अरे राधा और माँ सुनो, अब हम लोगों को बम्बई चलना पड़ेगा। मेरी नई नौकरी वहीं लगी है। अरे वाह माँ, कितना मजा आएगा ना। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बड़ा शहर, बड़े लोग, मेरा दिल नहीं लगेगा। अरे माँ, मैं हूं ना आपके साथ। और सारा परिवार बड़े शहर में शिफ्ट हो जाता है। एक दिन, राधा, तू भी अब नौकरी में जाने लगी है। मैं तो बोर हो जाती हूँ। सोच रही हूँ आसपास की औरतों से दोस्ती कर लूँ। हाँ हाँ माँ, और क्या, यहाँ की औरतें तो किटी पार्टी और बहुत सी फन लविंग एक्टिविटी करती हैं। तो बेटा, दो चार फन लविंग से मुझे भी मिलवा देना। बहू सास के साथ बाहर निकलती है तो देखती है कि सास की उम्र की जो औरतें टहल रही हैं, उनका पहनावा ओढ़ावा सास से बिल्कुल अलग है। लेकिन फिर भी राधा एक औरत को रोकती है। हेलो आंटी, हाउ आर यू? ओह ग्रेट डार्लिंग। आंटी, हम लोग यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं। ये मेरी मम्मी है। क्या ये कल से आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हैं? वो औरत सास की तरफ बड़ी ही अजीब नज़रों से देखती है, फिर कहती है, अब ठीक है, कल से भेज देना। सास समझ जाती है कि उस औरत को वो ठीक नहीं लगी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। अगले दिन, अरे माँ, अच्छी सी साड़ी पहनकर तैयार होकर जाइए, आपको आपकी दोस्तों के पास जाना है ना। और नहीं नहीं, मैं सोच रही हूँ घर पर बैठकर टीवी देखूं। वैसे भी रामायण का नया एपिसोड आएगा। नहीं माँ, आप जाओ ना, लोगों से मिलो, बात करो, अच्छा लगेगा। ना चाहते हुए भी सास उन लोगों के पास जाती है, लेकिन सभी सास से बुरा व्यवहार करते हैं। सास मुंह लटकाकर घर आ जाती है। बहू समझ जाती है कि सास को कुछ हुआ है।
वो रोज सास को पार्क में भेजती, लेकिन सास रोज मुंह लटकाकर वापस आ जाती। क्या हुआ माँ, आप बाहर जाकर खुश नहीं होती हैं? अरे बेटा, खुश तो हूँ लेकिन लेकिन क्या माँ? आपको तो लोगों से मिलना, बातें करना अच्छा लगता था। मैं देख रही हूँ कि आजकल आप बाहर से आती हैं तो परेशान सी दिखती हैं। सास कुछ नहीं कहती, अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन राधा चुपके से सास के पीछे पार्क में जाती है। हेलो, कैसे हैं आप लोग? एक औरत मुंह बनाकर साइड हो जाती है। सभी एक दूसरे से बात करती हैं, लेकिन राधा की सास साइड में चुपचाप अकेली बैठी रहती हैं। राधा घर आती है और सास के वापस आने का इंतजार करती है। सास मुंह लटकाकर घर आती है। अरे मम्मी जी, तब से इंतजार कर रही हूँ, जल्दी तैयार हो जाइए, मार्केट जाना है। राधा सास को लेकर बाजार जाती है और उन्हें कुछ मॉडर्न कपड़े दिलाती है। अगले दिन सास उन कपड़ों को पहनकर पार्क में जाती है। Oh my God, you are looking gorgeous. Beautiful top. कहाँ से लिया? हे, मेरे घर में कल किटी है, तुम जरूर आना। अजीब औरतें हो तुम लोग। मैं रोज आती थी, तब तो तुम लोग सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। आज इन कपड़ों को देखकर तुम मुझे घर बुला रही हो। लेकिन सुनो, अब मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी और ना ही दोस्ती करनी है। अरे, तुम तो बुरा मान गई। वैसे दोस्ती नहीं करनी थी तो ये कायाकल्प क्यों किया? ये मेरी बहू ने किया है। मैं यहाँ सिर्फ ये देखने के लिए आई थी कि तुमको मुझसे समस्या है या मेरे कपड़ों से। कपड़े तो बदले जा सकते हैं। अच्छा चलो, जो भी हो, अब हम लोग तुम्हें अपने साथ रखने को तैयार हैं। लेकिन अब मुझे तुम लोग नहीं पसंद। ये बोलकर राधा की सास वहां से चली जाती है। वाह माँ जी, आज तो आपका चेहरा खिला खिला सा लग रहा है। लगता है आपकी सहेलियों ने आपको अपना लिया। हाँ, वो तो अपनाना ही था। दिखावे वाली जो है वो, मेरे कपड़े बदलते ही उनका दिल बदल गया। लेकिन आज मैं उन्हें मना कर आई। अरे क्यों माँ जी? क्योंकि उन लोगों को मुझसे नहीं, मेरे कपड़ों से दोस्ती करनी थी। वैसे मेरे पास तो तू है ना, मेरी प्यारी बहू। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? बेटा, ये गलत भी तो नहीं है। जैसा देश वैसा भेष। क्यों? ठीक है ना माँ, अब जब ये हम लोगों का देश है तो क्यों ना हम यहाँ का भेष अपना ले। हाँ हाँ, जरूर, मैं तो तैयार हूँ। समय के साथ खुद को बदलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कहीं नकल के चक्कर में बंदर ना दिखने लगूं। खैर, बहू लग जाती है सास की कायाकल्प। वीज वर्कर्स, जय हिंद। रजनी को बचपन से ही पेंटिंग का बहुत शौक था। वो हमेशा से ही पेंटर बनना चाहती थी, पर उसके माँ और पिताजी ने उसको कभी भी इस चीज के लिए सपोर्ट नहीं किया और उसकी शादी नीरव से हो गई। नीरव रजनी को बहुत प्यार करता था, पर रजनी हमेशा चुपचाप ही रहती। वो इस शादी से खुश नहीं थी। वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। उसे तो हमेशा से पेंटर जो बनना था। अपने इस सपने को वो नहीं पूरा कर पाई, इसलिए वो हमेशा उदास रहती थी। रजनी, बहुत ही बढ़िया फिल्म लगी है, कल देखने चले? नहीं जी, कल मुझे बहुत काम है, मैं नहीं जा पाऊंगी। अच्छा तो कोई बात नहीं, संडे को चलते हैं। देखिए, मुझे फिल्म देखना पसंद नहीं है, आपको जाना है तो चले जाइए। नीरव को मना करके रजनी वहां से चली जाती है और अपने बैग को खोलकर उसमें बंद पड़े ब्रश और कलर्स को देखकर रोने लगती है। रजनी, चलो ना कहीं बाहर खाने चलते हैं, कुछ तुम्हारी पसंद का। जी मुझे नहीं जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रजनी वहां से चली जाती है। नीरव को समझ नहीं आता कि रजनी उससे इतना दूर क्यों रहती है। वो जब भी उसके साथ वक्त बिताना चाहता है, रजनी कोई ना कोई बहाना बना देती है। एक दिन घर पर कोई नहीं था। रजनी घर का सारा काम जल्दी से खत्म कर लेती है। घर पर अकेले होने के कारण वो सोचती है कि वो आज पेंटिंग करेगी। वो अपने कमरे में जाकर पेंट ब्रशेस और कलर्स निकालकर जैसे ही कलर मिक्स कर रही होती है कि दरवाजे पर बेल बज जाती है। अब कौन आ गया इस वक्त?
इतनी मुश्किल से तो मुझे पेंट करने का मौका मिला है। रजनी दरवाजा खोलती है तो उसकी सास अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होती है और सब घर के अंदर आ जाते हैं। अरे बहू, सबको शरबत बनाकर पिला दे, बाहर तो बड़ी गर्मी है। उफ। जी। रजनी पेंट ना कर पाने से उदास हो जाती है। उसे गुस्सा भी आ रहा होता है कि उसने इस शादी के लिए हाँ क्यों कह दी। वो रसोई में जा रही होती है कि उसकी सास उसे रोकती है। बहू, सबके खाने का भी इंतजाम कर लेना, आज का लंच तो ये सब यहीं करेगी। हाँ। रजनी बिना कुछ कहे रसोई में चली जाती है, सबके लिए खाना बनाती है। सब खाना खाते हैं और रजनी घड़ी देखती है कि ये सब कब जाएंगे ताकि वो अपनी पेंटिंग कर सके। जब शाम होती है तब सब चले जाते हैं अपने घर। अरे बहू, सब तेरे खाने की तो बहुत तारीफ कर रहे थे, सबको बहुत अच्छा लगा खाना। आपको मुझे सुबह बताना चाहिए था ना कि आपकी सहेलियां आ रही हैं। पता भी है कितना वक्त लगा सारा खाना बनाने में। अरे बहू, तू ऐसे कैसे बात कर रही है मुझसे? तो और कैसे बात करूं? मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूं कि इतना काम करूंगी। रजनी अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। शाम को जब नीरव आता है तो उसकी माँ उसे पूरी घटना के बारे में बताती है। क्या रजनी ने आपसे इस तरह बात की माँ? हाँ, और पता नहीं उसे क्या हो गया है, शाम से बाहर भी नहीं आई है। मैंने तो कई बार आवाज दी, खाना भी नहीं खाया उसने। तू ही बात करके देख ले बेटा। नीरव अपने कमरे का दरवाजा खटखटाता है। रजनी, दरवाजा खोलो, मैं हूं। रजनी दरवाजा खोलती है और फिर वापस जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। रजनी, माँ से बात करने का ये क्या तरीका है? मैंने कोई गलत बात नहीं की है। अरे तुम क्यों ऐसे बर्ताव कर रही हो सबके साथ? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? रजनी कुछ नहीं बोलती। अरे बताओ मुझे रजनी, क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है? हाँ, मैं ये शादी कभी नहीं करना चाहती थी। तुमसे क्या, मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। रजनी रोने लगती है। चुप हो जाओ रजनी, बताओ मुझे, तुम क्यों नहीं करना चाहती थी शादी? रजनी बेड के नीचे से अपने पेंटिंग्स, कलर्स, ब्रश, पेपर्स निकालती है। इतने में उसकी सास भी कमरे में आ जाती है। ये देख रहे हो, ये थे मेरे सपने। मैं पेंटर बनना चाहती थी, पर माँ पापा ने कभी सपोर्ट नहीं किया और मेरी शादी करवा दी। मेरे सारे सपने टूट गए। हर वक्त बस गुस्सा आता रहता है मुझे। मैं जानती हूँ कि आप लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है, पर मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। रजनी फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, आप दोनों के साथ मैं बहुत बुरा बर्ताव कर रही हूँ। अरे रजनी बेटा, चुप हो जाओ तुम। नीरव पानी लेकर आता है। ये लो पानी पियो और शांत हो जाओ। रजनी पानी पीती है और उसकी सास पेंटिंग्स देख रही होती है। अरे नीरव, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी बहू कलाकार है। अरे कितनी अच्छी पेंटिंग्स बनाई है, देखो तो। ये वाली तो मैं अपने कमरे में ले जाऊंगी। आपको ये पेंटिंग्स अच्छी लगी? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लगी। और तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तुम जब चाहे पेंटिंग कर सकती हो रजनी। हम तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारा पूरा साथ देंगे। हाँ बेटा, हम कला की कद्र करते हैं। हम कलाकार तो नहीं, पर मुझे गर्व है कि मेरी बहू एक कलाकार है। रजनी, नीरव और सास तीनों हंस पड़ते। बहू के हाथ। घर की बहू शीना को इस बात का बड़ा घमंड था कि जिस काम में वो हाथ डालती थी वो काम अच्छा हो ही जाता है। शीना की हर बात में हाथ का इस्तेमाल जरूर होता था। एक दिन शीना का पति आकाश उससे कहता है, कल जो वो भिंडी बनाई थी ना तुमने, वाह 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 वाह, मजे आ गए। मैंने अपने हाथों से बनाई थी। मेरे हाथों में वैसे भी जादू है, जिस चीज को छू लेती हूँ सोना बन जाती है।
अब ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। मतलब अगर हर चीज को छू के सोना ही बना देती हो तुम, तो हमारे नाम के पीछे भी अंबानी ही लगा देते हम। चुप रहो, मुंह पे हाथ रख लो, कुछ भी बोलते रहते हो। शीना की सास बगिया से पूजा के लिए फूल चुन रही थी। सुंदर, अति सुंदर, कितने प्यारे गुलाब के फूल हैं, भगवान जी खुश हो जाएंगे। मैंने अपने हाथों से जो पौधा लगाया था, मेरे हाथों की कोई भी चीज बेकार नहीं जाती। हाँ बेटा, सही कह रही है, इसीलिए तो तुम्हारे पिताजी से मैंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा था। और उन्होंने हाथों हाथ में मेरा हाथ आपकी बेटी के हाथ में दे भी दिया था। हाँ बेटा, वो तो है, पर मुझे ये बता, तू ये हर बात में हाथ क्यों बीच में लेकर आती है? माँ जी, पंडित जी ने हाथ मेरा देखकर नैनीताल में कहा था कि मेरे हाथ जगन्नाथ हैं, मेरे हाथों से कभी कोई काम नहीं बिगड़ेगा, तो मेरे हाथों की तारीफ तो मुझे करनी पड़ेगी ना। हाँ हाँ, ठीक ही कह रही हो वैसे, तो मिलाओ हाथ इसी बात पर। शीना को न सिर्फ इस बात पे गर्व था कि उसके हाथ से सब अच्छा होता है, बल्कि घर के सारे काम भी वो पहले अपने हाथ से करती, फिर कोई दूसरा उन कामों को कर पाता। एक दिन शीना कपड़े धो रही थी। अरे घर में वॉशिंग मशीन है तो सही, खुद क्यों थक रही हो? कपड़े पहले मेरे हाथ से धुलेंगे, फिर वॉशिंग मशीन से। पहले हाथ की सफाई, फिर मशीन की धुलाई। अगर आज डाकू गब्बर सिंह होता ना, तो वो ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर तुमसे जरूर कहता, और मैं तो दिलवा भी देता तुम्हारे हाथ। हर एक काम में हाथ बटाओ, ज्यादा जुबान न चलाओ, वरना दूंगी एक उल्टे हाथ से। क्या दोगी? कपड़े दूंगी, लो निचोड़ो। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, ये सोफे पर चढ़कर हाथ से पंखा क्यों घुमा रही हो? माँ जी, क्योंकि मेरे हाथ से घूमेगा तो ज्यादा अच्छे से हवा देगा। अरे बेटा, फिर तो तुम गाड़ी का पहिया भी हाथ से घुमा के मायके जाया करो। एक बार आकाश ने घर पर कार लाने की बात छेड़ी। माँ, सोच रहा हूँ कि एक कार लेकर आता हूँ। ले ले बेटा, क्यों नहीं? अरे पैसे हो तो हवाई जहाज भी ले लेना। हाँ, पैसा तो हाथ का मेल है, ले लेते हैं। इस हाथ पैसे देंगी, उस हाथ कार ले लेंगी। मुझे तो लगता है कि बहू कार भी अपने हाथों से धक्का लगाकर घर लाएगी। वो तो नहीं करूंगी, लेकिन सबसे पहले स्टीयरिंग पर हाथ मैं ही लगाऊंगी, ताकि गाड़ी का आना शुभ हो। अरे घर ले आने तो दो, फिर हाथ लगा लेना। लेकिन शीना नहीं मानती। अगले दिन ही सब कार लेने जाते हैं। शीना सेल्समैन से कहती है, भैया ये कार बहुत पसंद है, पैक कर दो। अरे ओ भाग्यवान, 2 मीटर कपड़ा नहीं है जो पैक करवा ले, जरा चला कर तो देखने दो। यस सर, बिल्कुल, टेस्ट ड्राइव कीजिए ना। अरे नहीं नहीं, सबसे पहले मैं हाथ लगाऊंगी गाड़ी को, मेरे हाथ अच्छे हैं। अरे यार, हाथ तो मैं भी धोता ही हूँ, और आजकल तो सैनिटाइजर से भी धोता हूँ। मेरे काम में हाथ ना अड़ाओ। अरे टांग ना अड़ा होता है भाग्यवान, हाथ नहीं। शीना ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और आकाश उसे गाड़ी के फंक्शन समझाता है। देखो शीना, ध्यान रखना, ये है स्टीयरिंग, इससे राइट लेफ्ट जाएंगे, ये है एक्सेलरेटर, इससे स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, और उसी के पास में है ब्रेक, जो तुम्हारी जुबान में शायद मिसिंग है। ठीक है, ज्यादा भी सिखाने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ तो कहती है कि मैं अगर अपनी शुभ हाथ लगा दूं तो जग घूम जाए, तो ये स्टीयरिंग क्या चीज है? शीना गाड़ी स्टार्ट कर देती है और स्टीयरिंग को घुमाते हुए एक्सेलरेटर पर धीरे से पैर रखती है, और शोरूम के बाहर के एरिया में ही गाड़ी घूमने लगती है, जहाँ दूसरी गाड़ियाँ भी रखी हैं। देखा मेरे हाथों का कमाल। अब ब्रेक दबा दो, आगे गाड़ी है। शीना आगे गाड़ी देखकर घबरा जाती है और पाँव गलती से एक्सेलरेटर पर पड़ जाता है। कार आगे खड़ी एक बड़ी गाड़ी में घुस जाती है। दोनों कार से उतरते हैं। सेल्समैन भागते हुए आता है। अरे 7 लाख की गाड़ी खरीदने आए थे और 15 लाख की गाड़ी ठोक दी, ओ माय गॉड। आकाश की माँ, आकाश और शीना घबरा जाते हैं। इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा?
तभी वहाँ मैनेजर भी आ जाता है, पूरा माजरा समझता है। अरे टेंशन मत लीजिए, गाड़ियों का इंश्योरेंस था, आप जो कार लेने आए थे वही खरीद लीजिए। पर मैडम, जब तक आप सीख ना ले तब तक गाड़ी मत चलाइएगा। अभी तो आपने गाड़ी बस ठोकी है, जिसका बीमा भी था, लेकिन सड़क पे चलते हर इंसान का बीमा नहीं होता। अरे मेरे हाथों से ठुक भी गया ना तो उसकी जिंदगी बन जाएगी, और अगर चला भी गया तो स्वर्ग ही पाएगा। मैनेजर साहब, मेरे हाथ में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बस पाँव गलत जगह पर चला गया था। शीना की बात सुनकर आकाश अपना सर पीटता है और उसकी सास अपने हाथ से खुद का मुंह छिपा लेती है और मैनेजर हाथ जोड़कर माफी मांग लेता है।